जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन का डिस्कशन किए थे। और ये जो चैप्टर है वो बिहार बोर्ड की क्लास 11 का लिटरेचर का प्रोज सेक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके थे, इनका परिचय हो गया था। अब चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन हम इन चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं और भरपूर कोशिश करेंगे कि इसका हिंदी हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एनिमल्स इन प्रिजन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितनी बातें दी गई हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब वो जेल में थे 14.5 महीनों तक, तो जो चीज़ वो जेल में रह के जिस चीज़ को उन्होंने महसूस किया, उन तमाम चीज़ों को इस चैप्टर में वो बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि फॉर 14.5 months, यानी 14.5 महीने, आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम, मैं एक छोटे से कमरे में, या बोलिए तो जेल की कोठरी में हम रहे। इन देहरादून, और कहाँ पे? देहरादून में। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 14.5 महीनों तक किस जेल में रहे, तो आप जवाब देंगे देहरादून में। ठीक है, देहरादून गोल। एंड आई बिगेन टू फील, और मैं ये महसूस करने लगा कि हम उस जगह के, आई फील एज इफ, जैसा कि हम उस जगह के ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इट। जब भी आप ज़्यादा समय कहीं बिताने लगते हैं तो वहाँ के हर चीज़ से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और ऐसा लगने लगता है कि मतलब कि यहाँ की जगह से मुझे काफ़ी जान पहचान या सब कुछ ऐसा फील होता है। तो वही वो महसूस कर रहे हैं कि हम उस जेल के और आसपास के जगह से पूरी तरह से हम उसके एक अंग है, एक हिस्सा है। आई वॉज फैमिलियर विद का मतलब होता है परिचित होना, और मैं लगभग हर चीज़ से परिचित था। एवरी बीट ऑफ इट, यानी हर छोटी छोटी चीज़ों से मैं वाकिफ था और मैं परिचित था। फिर आगे कह रहा है कि आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन द वाइट वॉश्ड वॉल, और जब हम 14.5 महीने तक रहे तो उस जेल की जो वाइट वॉश, जो सफ़ेदी की हुई, सफ़ेद कलर से रंगी गई जो दीवारें थी ना, और उन दीवारों पर जो भी मार्क यानी कि चिन्ह और डेंट, जो भी दरार, जो भी खरोच, जो कुछ चीज़ें थी, मैं उन हर चीज़ को जानता था। ठीक है, यहाँ नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, यानी कि आप कहीं पे अगर रहने लगते हैं तो आसपास की हर चीज़ों को आप बेहतर तरीके से आप समझने लगते हैं, क्या चीज़ कहाँ है ना। तो जब जेल में ये इतने दिनों तक रहे तो जेल के हर एक जगह से वो परिचित थे। एंड ऑन द अनइवन का मतलब होता है असमतल फ्लोर, और जो फ्लोर था जो असमतल था यानी उभर खाबर हम बोल सकते हैं। एंड द सेलिंग, और जो सेलिंग था, देखिए सेलिंग का मतलब होता है छत, और रूफ का मतलब भी छत होता है, लेकिन रूफ मतलब छत, ये छत का ऊपरी भाग होता है, छत का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम रूफ बोलते हैं, और नीचे का जो होता है उसको हम सेलिंग बोलते हैं। इसलिए आप मार्केट में फैन खरीदने जाते हैं तो जो आपको दीवार में लगाना होता है छत के नीचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग फैन। तो छत का नीचे का हिस्सा जो होता है वो सेलिंग कहलाता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम रूफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि हर मतलब कि उभर खाबर जो भी ज़मीन था, जो भी फर्श था, हम सभी चीज़ से परिचित थे। यहाँ तक कि विद इट मोथ का मतलब होता है दीमक, इटन का मतलब खाया हुआ, रैफ्टर का मतलब होता है लकड़ी, छत पे जो लकड़ी होती है। यानी कि देखिए, पहले गांव में भी पुराने ज़माने में जो लोग छत बनाते थे ना, तो वो ढलाई नहीं करते थे, वो लकड़ी के ऊपर
उस टाली को रख करके छत किया जाता था, जिस रैफ्टर को हम लोग मतलब कि अपने भोजपुरी भाषा में बड़ंगा बोलते हैं, लकड़ी का वो होता है, ठीक है। तो वो जेल में, जिस जेल में थे ना, उसका छत जो था वो लकड़ी के ऊपर जो टाली से जो छत बनाया जाता है ना, वैसे बना हुआ था। तो उसमें का जो लकड़ी था, जो भी लकड़ी का कड़ी था, उसमें दीमक खाए हुए थे, उसमें भी छिद था, ठीक है ना। इन द लिटिल यार्ड, और उस छोटे से जगह में, आंगन में, आउटसाइड, बाहर मतलब जेल के बाहर थोड़ा सा जो जगह था, आई ग्रीटेड लिटिल टफ ऑफ ग्रास, वहाँ घास के कुछ गुच्छे थे, यानी हर छोटी छोटी चीज़ों को मैं ग्रीटेड, मैं स्वागत करता था। एंड ओड बीट्स ऑफ स्टोन्स, और पत्थर के जो भी छोटे छोटे टुकड़े थे उनको हम समझते थे एज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र के समान, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे लिखा है कि आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल, उस जेल में, उस कमरे में हम ही अकेले नहीं थे, सिर्फ मैं ही नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प एंड हॉर्नेट्स, वास्प का मतलब होता है हड्डा, हॉर्नेट्स का मतलब होता है ततैया यानी बिड़नी, यानी कि उस जेल में हम अकेले नहीं थे बल्कि बहुत सारे हड्डा बिड़नी की कॉलोनीज, बहुत संख्या में वो भी थी, और मतलब मधुमक्खियों का और हड्डा बिड़नी का छत्ता जो होता है, मतलब तमाम संख्या हड्डा बिड़नी कीड़े मकोड़े के भी थी, लिव्ड देयर, वो बता रहे वहाँ रहते थे। एंड मेनी लिजार्ड, बहुत सारी छिपकलियाँ भी फाउंड पाई जाती थी एट होम बिहाइंड द रैफ्टर्स, यानी उस रैफ्टर, वो लकड़ी का जो बरंगा होता है उसके आसपास में बहुत सारी छिपकलियाँ भी रहा करती थी। इमर्जिंग इन द इवनिंग, और शाम के वक्त वो निकलती थी। इन द सर्च ऑफ प्रे, सर्च ऑफ प्रे का मतलब होता है यानी कि शिकार की खोज में वो छिपकलियाँ शिकार की खोज में निकलती थी। आप भी देखिएगा कि शाम के वक्त जब आपके घर में लाइट जलता है ना, तो छिपकलियाँ कीड़े मकोड़े खाने के लिए निकलती हैं, और दिन में बहुत कम दिखाई देती हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ कह रहे हैं कि इफ थॉट्स एंड इमोशंस लिव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन फिजिकल सराउंडिंग्स। देखिए फिजिकल का मतलब ऐसे तो शारीरिक होता है, लेकिन फिजिकल सराउंडिंग की जब बात आती है ना, तो हम आसपास के वातावरण के का अर्थ हम निकालेंगे यहाँ। अब यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर थॉट्स का मतलब विचार होता है, इमोशंस का मतलब होता है भावना, यानी कि अगर इंसान अपने विचारों और भावनाओं को लिव आसपास कहीं अपना असर छोड़ता है ना, कि मतलब ये नहीं होता है कि एक अच्छा सोच का व्यक्ति, एक अच्छा विचार का व्यक्ति या अच्छा भावना रखने वाला व्यक्ति अगर कहीं रहता है, तो वो कहीं ना कहीं आसपास जहाँ भी रहेगा वो अपना प्रभाव वहाँ छोड़ता है। तो वही चीज़ें यहाँ बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जिस भावना की और जिस इमोशंस के और जिस सोच के ये व्यक्ति थे, इन्होंने अपने प्रभाव को वहाँ छोड़ा। द वेरी एयर ऑफ द सेल, उस कोठरी की, मैंने उस जेल की हवाएं भी मस्ट बी थिक विद देम, उनकी भावनाओं से भरी होंगी। एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस, और उस छोटे से स्थान में भी ना, यानी कि इनका जो प्रभाव था वो हर वस्तुओं, आसपास के हर वस्तुओं पे प्रभाव दिखाई दिया होगा, ठीक ना। और आज भी वो महसूस कर रहे हैं कि हम उस जेल का अभिन्न हिस्सा हैं, और आज भी हम वहीं हैं, ठीक ना। तमाम चीज़ों को ये जिक्र करते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में यह है कि, एक मिनट रुक जाइएगा, सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि आई हैड बेटर सेल इन अदर प्रिजन बट इन देहरादून आई हैड टू प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रीसियस टू मी। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जब अन्य जेल के अपेक्षा अगर हम बात करें, अन्य जो भी प्रिजन थे, उन सभी प्रिजन से मुझे सबसे बेटर कहाँ का जेल लगा? देहरादून का, जहाँ पे मुझे एक प्रिविलेज, विशेष अधिकार मिला हुआ था, विच वॉज वेरी प्रीसियस टू मी, और जो अधिकार मेरे लिए काफ़ी क्या था? प्रीसियस था, बहुमूल्य था, कीमती था। अब वो विशेष अधिकार क्या था आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द गोल प्रॉपर वॉज वेरी स्मॉल, यानी वो जो जेल था, खास रूप से वो जेल बहुत छोटा था,
एंड वी वेयर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द गोल वाज। और जो जेल का जो दीवार था ना, उसके बाहर एक छोटा सा लॉकअप, एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें वी वेयर केप्ट, हम लोगों को रखा जाता था। बट लेकिन विद इन द गोल कंपाउंड, लेकिन जेल का जो बड़ा सा कंपाउंड जो होता है, ठीक है, चारों तरफ से जो बाउंड्री दी हुई होती है, उसके अंदर में था। दिस प्लेस वाज सो स्मॉल, और ये जगह इतना छोटा था। कहाँ? वो जो जहाँ जिस जेल में रहते थे और उसके आसपास अंदर का जो जगह था वो इतना छोटा था। देयर वाज नो रूम, कि कोई, अब देखिए यहाँ रूम का मतलब कमरा मत समझिएगा, यहाँ रूम का मतलब होता है जगह, यानी कोई जगह नहीं था टू वॉक अबाउट इन इट, माने उस जगह पे टहलने के लिए, घूमने के लिए कोई ज़्यादा स्पेस जगह नहीं था। देखिए रूम का मतलब हर जगह कमरा नहीं होता है। जैसे फ़्लाइट का टिकट भी अगर लेने जाते हैं, अगर फ़्लाइट का टिकट ले रहे हैं लेकिन जिस फ्लाइट में आप टिकट लेना चाहते हैं अगर उसमें टिकट नहीं बचा है, तो जो भी टिकट आपको देता है वो आपको बोल सकता है कि सॉरी देयर इज़ नो एनी रूम इन दिस फ्लाइट। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि उस फ्लाइट में कोई कमरा नहीं, मतलब कि कोई सीट नहीं है। तो एक वर्ड का अलग अलग अर्थ निकलता है चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही करें, जगह टहलने के लिए समय मतलब कि ज़्यादा स्पेस नहीं था। एंड सो, और इसलिए वी वेयर अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसलिए हम लोग को सुबह शाम ये अनुमति दी जाती थी टू गो आउट एंड वॉक, बाहर जाने के लिए, वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट, यानी जो जेल का जो मेन गेट था उसके बाहर, यानी कि सुबह शाम ये हम लोग को अनुमति दी गई होती थी कि बाहर हम लोग टहल सकते हैं ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स, लगभग 100 गज की दूरी तक हम लोग टहल सकते हैं। यही प्रिविलेज, यही विशेष अधिकार मिला हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि वी रिमेन्ड इन द गोल कंपाउंड, यानी हम लोग उस गोल कंपाउंड के अंदर में ही रहते थे। बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल गेव अस ए व्यू ऑफ माउंटेन्स एंड फील्ड एंड पब्लिक रोड, लेकिन जब हम लोग उस गोल जेल के गेट के पास जाते थे, थोड़ा अंदर ही रहते थे, तो वहाँ होता क्या था कि हमें दिखाई देता था क्या चीज़, व्यू ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ी क्षेत्रों का खूब बढ़िया नज़ारा दिखाई देता था, हरे भरे खेत खलियान फील्ड्स दिखाई देते थे, पब्लिक रोड जो आम लोगों की जो सड़कें हैं वो दिखाई देती थी, और एट सम डिस्टेंस, और वो सभी चीज़ें कुछ दूरी पे थी। दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, लेकिन ये अधिकार सिर्फ हमारे लिए स्पेशल नहीं था। ऐसा नहीं कि ये अधिकार सिर्फ हम ही को दिया गया था कि सुबह शाम टहलना है। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स, बल्कि ये सभी प्रकार के जो भी प्रिजनर यानी कैदी थे, ए क्लास बी क्लास वही होता है, जैसे अपराधी में भी एक ज़्यादा खूंखार होता है, एक थोड़ा सा छोटा मोटा अपराधी होता है, तो उनका भी क्लास होता है भाई, वो भी उनका भी वर्ग होता है, ए क्लास बी क्लास। तो सभी प्रकार के वो जो कैदी थे ना, केप्ट एट देहरादून, वहाँ रखे जाते मतलब कि बंद किए जाते थे तो जेल में। तो ऐसा नहीं कि ये अधिकार बाहर टहलने का सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही था, ये तमाम उन कैदियों का था। फिर आगे बोला कि विद इन द कंपाउंड के अंदर ही, बट आउटसाइड द गोल, लेकिन जेल के बाहर एक जो दीवार था, देयर वाज अनदर ए स्मॉल बिल्डिंग, एक छोटा सा और बिल्डिंग था, कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप, और उस छोटे से बिल्डिंग को हम यूरोपियन लॉकअप, यूरोपियन हवालात के बारे में जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिस हैड नो इनक्लोजिंग वाल्स, और उस बिल्डिंग के मतलब आसपास में कोई अन्य दीवारें नहीं थी। एंड ए पर्सन इनसाइड द सेल, और अंदर से ही उस जेल से ही कुड हैव ए फाइन व्यू ऑफ माउंटेन्स, उस पहाड़ का जो दृश्य था ना वो आसानी से दिख जाता था, क्योंकि बाहर कोई अन्य दीवार नहीं था। लेकिन ये लोग जिस जेल में थे, वो उस जेल में से, उस कोठरी में से रहने पर वो पहाड़ी क्षेत्र और आसपास का वो चीज़ दिखाई नहीं देता था। जब ये लोग बाहर निकलते थे जेल के गेट के पास, तब वो चीज़ें दिखाई देती थी। वही बात ये कर रहे हैं, एंड द लाइफ आउटसाइड, और बाहरी जो लोगों का कैसा जीवन है, ये तमाम चीज़ें हम लोग उस यूरोपियन लॉकअप के पास ये आसानी से देखी जा सकती थी। फिर कह रहे हैं, आगे लिखे हैं, आगे बता रहे हैं, इनसाइड क्लोजिंग प्रिजन इनसाइड द सेल एंड कुड व्यू माउंटेन एंड द लाइफ आउटसाइड, बाहरी जीवन को भी हम आसानी से हम लोग नहीं, लेकिन जो यूरोपियन लॉकअप के जो अपराधी थे वो आसानी से इसको
देख पाते थे क्योंकि इनक्लोजर कोई वाल नहीं था। अब करेंगे यूरोपियन कन्विक्ट, यानी कि जो यूरोपियन जो अपराधी थे एंड अदर केप्ट हियर, और अन्य अपराधी भी यहाँ रखे जाते थे, वेयर अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ऐसा नहीं कि हम ही लोग को वो अधिकार मिला था, हम लोग के साथ जो लोग जेल में थे उनको तो मिला ही था, हम लोग से कुछ दूरी पर जो यूरोपियन लॉकअप था उसमें के अपराधियों को भी ये अधिकार दिया गया था कि सुबह और शाम आप बाहर टहल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे हम अगला पैराग्राफ 3 से लेकर के आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। और चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर कोई कमी आपको दिखती है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, हम भरपूर यानी कि कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट आई कुड इम्प्रूव एवरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम हर समस्या को सुधारने का प्रयास करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपनी हमारी जो भी कमियां हैं, ठीक ना। सो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर। ओके, थैंक यू।